हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे, वीकली करंट अफेयर्स, जो कि 12th ऑफ फेब से लेकर 18th ऑफ फेब तक आपके पास रहेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीक के बीच में हुए हैं वो सारे आपको कराए जाएंगे और मैं आपको श्योर करती हूँ कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स। अगर आप इनको करते हैं तो आपके पेपर में जो चांसेस हैं नंबर बढ़ने के वो बिल्कुल बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास करंट अफेयर वीकली रहेगा आपके पास ये, और एक एक करके सारी न्यूज़ पर जाएंगे, सारी न्यूज़ को तह तक देखेंगे, उसके साथ जो चीज़ें हमारे साथ जुड़ती हैं उसके साथ भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, उसके प्रेसिडेंट, सो ऑन, ये सारी चीज़ों को भी हम वहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास वीकली करंट अफेयर्स 12th से लेकर 18th फेब 2023 तक का। ठीक है, चलिए आते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे, और पहली न्यूज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है फेलिक्स हापहाउते बायोग्नी यूनेस्को पीस प्राइज। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन निकालिए। पहले तो हम क्वेश्चन निकालेंगे कि किस तरीके से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। अगर हमसे बोला जाए कि यूनेस्को पीस प्राइज को ही क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है फेलिक्स हापहाउत, उसके बाद बायोग्नी, ठीक है, इसे कहा जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, एंजेला मार्केल फॉर्मल फेडरल चांसलर ऑफ जर्मनी है। ध्यान देना, कौन थी ये पुरानी, तो ये वहां पर कौन थी, फॉर्मर फेडरल चांसलर थी, कहाँ की, जर्मनी की। इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। और अगर हमसे कभी पूछा जाए कि यूनेस्को की फुल फॉर्म बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लिखते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये पीस प्राइज है 2022 का, ड्यूरिंग द सेरेमनी हेल्ड इन यामोसाउकरो, द कैपिटल ऑफ आइवरी कोस्ट। तो अगर हमसे पहला कहता है कि यूनेस्को पीस प्राइज को ही और किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान देंगे कि यूनेस्को वाले को ही फेलिक्स, या फिर आप कह सकते हैं फेलिक्स, उसके बाद हापहाउते, उसके बाद बायोग्नी प्राइज भी इसे कहा जाता है। सॉरी, अगर हम बात करें तो ये कौन सा पीस प्राइज है, तो ये यूनेस्को का पीस प्राइज है। कहाँ हुई ये सेरेमनी, तो आइवरी कोस्ट की कैपिटल है जिसका नाम है यामोसोकरो। यहाँ पर ये इवेंट जो है यहाँ पर हुआ है। ठीक है, आगे कहता है, शी रिसीव्ड द प्राइज इन रिकॉग्निशन ऑफ हर एफर्ट्स वेलकम टू रेफ्यूजीज ड्यूरिंग हर टर्म इन द ऑफिस। अगर हम बात करें, जब ये अपने कार्यभार पर बैठी हुई थी, जब ये अपनी गद्दी पर थी, तब इन्होंने कुछ रेफ्यूजीज का वेलकम करा था। ध्यान देंगे आप, किनका वेलकम करा था, कुछ रेफ्यूजीज का वेलकम करा था। और कब करा था, याद करेंगे आप, 2015 में किया गया था। तो 2015 में जो भी रेफ्यूजीज आए, अब आप लिख लेंगे साथ साथ कहाँ कहाँ के रेफ्यूजीज की बात हो रही है। सीरिया, अगर हम बात करें सीरिया, इसके बाद अगर हम बात करें इराक। ठीक है, पहले आपको क्या याद रखना है कि 2015 में जो रेफ्यूजीज आए थे कहाँ कहाँ से, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, याद रखेंगे आप, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, और उसके बाद है एरिट्रिया। ठीक है, यहां से आने वाले जितने भी रेफ्यूजीज थे उनको शरण किसने दी थी, तो भाई एंजेला मार्केल ने दी थी। अब ऐसे याद रख सकते हो, देखो कैसे याद रख सकते हो कि सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, एरिट्रिया से आने वाले लोगों के लिए एंजल बनकर आई थी। तो एंजल याद रहेगी ना अब आपको इस तरीके से कि एंजल बनकर आई थी, कौन सी मतलब ऐसे याद रख लो, एंजल बनकर आई थी। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। और वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, एंजल, याद करो, एंजल मार्केल, याद हो गया आपको। और एंजल कहां से थी, तो आपको याद करना है जर्मनी से। कहां से थी ये, जर्मनी से थी। ठीक है, हो गया सभी के पास यहां तक क्लियर। ध्यान दीजिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यहां से। अगर हम आगे इसके बारे में बात करें तो इन्होंने कुछ रेफ्यूजीज को क्या किया था, किसने, एंजल ने। अब ऐसे एंजल याद रखो ना, आपको एंजेला मार्केल पूरा नहीं बोलना पड़ेगा। एंजल ने रेफ्यूजीज को शरण दी थी इसीलिए। ठीक है, और जब भी हम एंजल के पास जाते हैं तो हमें पीस फील होता है, तो एंजल ने रेफ्यूजीज को शरण दी थी और वहां जाकर क्या मिला था, उन्हें पीस मिला था। तो याद रखोगे कि पीस प्राइज 2022 का देने वाली कौन, रिसीव करने वाली कौन है, तो एंजेला मार्केल। तो ये नाम आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे फैक्चुअल डाटा देखते हैं, इनके साथ जो जुड़ा हुआ है उसको देख लेते हैं। देखिए
कहता है एंजेला मार्केल बिकेम द फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ जर्मनी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जर्मनी की पहली फीमेल चांसलर थी एंड सर्व्ड इन द पोस्ट फॉर 16 ईयर्स। कितने सालों तक इन्होंने निभाया वहां पर? 16 ईयर्स के लिए। एंड शी रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट इन 2021। कब इन्होंने रिजाइन दे दिया था? तो आपको याद रखना है कि 2021 में इन्होंने क्या कर दिया था? इस पोस्ट से रिजाइन दे दिया था। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। आगे आता है इसके बाद हमारे पास जो यूनेस्को पीस प्राइज इज इंटेंडेड। अब ध्यान देना कि यूनेस्को पीस प्राइज एक व्यक्ति को ही मिलता है, किसी इंडिविजुअल को मिलता है या किसी ग्रुप को मिलता है, समझेंगे। तो कहता है यूनेस्को पीस प्राइज जो है वो किसी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट और पब्लिक बॉडी जिसका कभी ना कभी कहां पर कंट्रीब्यूशन हो, प्रमोशन, रिसर्च, सेफ गार्डिंग और मेंटेनेंस ऑफ पीस। तो इस प्रकार की किसी भी चीज में मैं और अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हैं या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देता है तो उसको इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है द प्राइज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, कब एस्टैब्लिश किया गया भाई? 1989 को एंड द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर, तो फेलिक्स जी के नाम पर है। और फेलिक्स जी कौन थे भाई? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आइवरी कोस्ट। तो आपको याद रखना है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आइवरी कोस्ट थे ये। और इन्होंने कब तक कार्यभार संभाला है? 1960 से लेकर अंटिल हिज डेथ इन 1993। कहता है द अदर रिनाउंड रिसिप्ट ऑफ द प्राइज इंक्लूड, अगर आपको याद हो नेल्सन मंडेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। कौन थे ये? तो ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे और इनको 1991 में किससे नवाजा गया था? तो आप क्या टिक करते हैं वहां पे? नोबेल पीस प्राइज से, यूनेस्को सॉरी नोबेल नहीं है, यूनेस्को पीस प्राइज से नवाजा गया था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखो यहां से, अगर हम बात करें तो यही फर्स्ट रेसिपिएंट हैं इस अवार्ड के। कौन है ये? फर्स्ट रेसिपिएंट हैं इसी अवार्ड के। आगे आता है फेडरिक W.D. क्लार्क, उसके बाद है जिमी कार्टर। ठीक है, अब हम आते हैं यूनेस्को पे। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म रिपीट करिएगा मेरे साथ यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस, और एस्टैब्लिश हुआ था 1945 को। ठीक है, तो चलिए याद हो गया हमें, हमने क्या क्या सीखा यहां से। अगर हम बात करें फर्स्ट न्यूज के बारे में तो हमने पढ़ा कि एंजल ने रिफ्यूजीज को शरण दी थी और जैसे ही एंजल के पास सारे गए तो वहां पे पीस हो गया। ठीक है, तो एंजल को ही, एंजल मार्केल को रिफ्यूजीज को, ठीक है, कहां से आए रिफ्यूजी? सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, एरिट्रिया, यहां से आने वाले जो जितने भी रिफ्यूजीज थे उनको शरण दी थी। लगभग 1.2 मिलियन के आसपास लोग थे जिनको शरण दी थी किसने? एंजल मार्केला ने। ठीक है, और यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर आता है पेरिस, फ्रांस आ गया। और अगर हम बात करें इसकी, पेरिस फ्रांस आ गया हमारे पास, ये हमें याद रहेगा यूनेस्को का। और अगर हम इसके साथ जोड़ें किसी चीज को तो ये बना कब था? 1945 में बना था। ठीक है, चलिए, अच्छा ये तो हो गया क्वेश्चन, ये तो हो गई भाई न्यूज जो मैंने आपको यहां पर बता दी। अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे यहां से, जर्मनी में, ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को और मुझे आंसर देना, जर्मनी में भारत का झंडा लहराने वाली पहली विमेन, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं, जर्मनी के स्टुगार्ट में भारतीय झंडा लहराने वाली पहली विमेन, आप मुझे उसका नाम बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम सेकेंड न्यूज पे। तो आई होप आपको फर्स्ट न्यूज अच्छी लगी होगी, अच्छी बोलने का मतलब आपको समझ में आई होगी एक एक पॉइंट, तो बहुत अच्छी बात है। और अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। कहता है एयर इंडिया टू बाय, अब एयर इंडिया क्या करने जा रहा है? कुछ खरीदने जा रहा है, समझ लेते हैं। 500 न्यू प्लेन्स फ्रॉम एयरबस एंड बोइंग। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे कुछ कंपनीज के नाम हैं और वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, कहता है टाटाज एयर इंडिया ने एक साइन एग्रीमेंट, मतलब एक एग्रीमेंट को साइन करा है जिसमें 500 न्यू प्लेन्स लिए जाएंगे और $100 बिलियन एज अ लिस्ट प्राइस। तो कितने लिए जाएंगे? 500। कौन ले रहा है? टाटा एयर इंडिया। कौन ले रहा है यहाँ पे? टाटा एयर इंडिया। अब ले किससे रहा है समझो, कहता है यहाँ पे कि ये जो 500 प्लेन है वो एक ही कंपनी से नहीं लिए जा रहे, या फिर मतलब एक ही चीज से नहीं लिए जा रहे, स्प्लिट हो रहा है। कहता है किसके बीच में? फ्रेंच कंपनी जिसका नाम है एयरबस और बोइंग कंपनी जो कि किसकी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
अमेरिका की। आगे आपको बात समझ में? तो हम कितने प्लेन लेने जा रहे हैं भाई? 500 प्लेन लेने जा रहे हैं। और किन किन से लेने जा रहे हैं भाई? तो एक तो अगर हम प्लेन लेने जा रहे हैं तो हवा में उड़ता है प्लेन, तो एयरबस हो गया एक तो आपके पास, ठीक है। और फिर जब हम एरोप्लेन पे बैठ जाते हैं तो हम बोलते हैं ना, अरे वो देखो वो देखो, तो बोइंग कंपनी से भी लिए जा रहे हैं। तो कौन सी दो कंपनीज आ गई? एयरबस कहाँ से बिलोंग करती है, मतलब कहाँ की है? फ्रेंच से। और अगर हम बात करें यूएस वाली, तो यूएस वाली की कौन सी है? बोइंग आती है। कहता है एयर इंडिया हैज एग्रीड टू परचेज। अब एयर इंडिया ने क्या एग्री करा है कि 250 एयरबस प्लेन्स, मतलब फ्रांस से लिए जाएंगे, स्प्लिट बिटवीन 210 सिंगल एसल्स 8320 नियोज एंड 40 वाइड बॉडीज। अब आप ये देख लेंगे इसके साथ साथ ही, क्योंकि इतना ये वाला डाटा तो अपने लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ये डाटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हम दो कंपनी से, टाटा एयर इंडिया दो कंपनी से कुछ लेने जा रहा है, तो दो कंपनी से क्या लेने जा रहा है? 500 के आसपास प्लेन लेने जा रहा है, तो आपको याद रखना है। और अगर हम इसके बारे में बात करें, ठीक है, तो कौन कौन सी वो दो कंपनीज हैं? एक मैंने अभी आपको बताया एयर, ठीक है, तो एयर बस। और हम एरोप्लेन में बैठ के क्या बोलते हैं? वो देखो, तो बोइंग और एयरबस, ठीक है। और कितने प्लेन्स हैं? 500, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज। अब हम आते हैं थर्ड वाली पे, ठीक है। थर्ड वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पेपर में यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस क्या कंफर्म है कि यहां से आना ही आना है एक आधा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां से क्या लिखा गया। कहता है न्यू गवर्नर्स इन 6 स्टेट्स। तो 6 नए राज्यों को क्या मिले हैं? 6 नए राज्यों को गवर्नर दिए गए हैं, ठीक है। अब समझते हैं हम कि गवर्नर की जब हम बात करते हैं, कहां कहां को कौन कौन से मिले हैं, पहले ये बात कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम चलते हैं पूरे के पूरे टॉपिक पे, ठीक है। देखते हैं। कहता है अरुणाचल प्रदेश में लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्या, ठीक है, त्रिविक्रम और परनायक। तो आगे यहाँ पे एक आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो केटीपी कहाँ जा रहे हैं? केटीपी अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं। सिक्किम की बात करें तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। झारखंड की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ल या शुक्ला, जो भी आप कहें। असम में गुलाब चंद कटारिया और आंध्र प्रदेश में जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर। और अगर आप इनकी बात जानते हैं, अगर आप इन्हें जानते हैं, तो ये वही हैं जिन्होंने अयोध्या केस में वर्डिक्ट किया था, मतलब कि अपना जवाब सुनाया था। तो आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। अयोध्या केस में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया हमारे पास एक डाटा। अब हम आगे चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि हम एक डाटा पढ़ते हैं अपने पास, जब हम पॉलिटी को पढ़ते हैं तो हम एक डाटा पढ़ते हैं। हम बोलते हैं कि दो तरीके से एग्जीक्यूटिव, देखिए गवर्नमेंट की 3 बॉडीज आती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 3 बॉडीज हैं। कौन कौन सी है? एक है हमारे पास लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। सेकंड बॉडी का नाम क्या आता है हमारे पास? एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। और थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड आती है हमारे पास जुडिशरी, और आगे हमारे पास जुडिशियल, जो भी आप इसे बोलना चाहें। जब हम लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो याद है ना आपको, कानून बनाने वाले लोग, ठीक है, कानून बनाने वाले लोग। सेंटर में बात करें तो राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट की बात करें तो विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो हम एग्जीक्यूटिव को भी 2 तरीके से पढ़ते हैं, ध्यान देना, इस पे आपने पढ़ा हुआ ये सब कुछ। एग्जीक्यूटिव को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आता है स्टेट का एग्जीक्यूटिव और एक हम लिखते हैं किसका? सेंटर का एग्जीक्यूटिव। जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में आती है पहला इंपॉर्टेंट गवर्नर। कौन आता है पहला अपने पास यहाँ पे? गवर्नर। इट मींस पहला क्वेश्चन, स्टेट एग्जीक्यूटिव किस किस से मिलकर बना है? तो ध्यान दीजिए, गवर्नर, गवर्नर के बाद कौन आएंगे? सीएम, सीएम के बाद अगर हम बात करें तो सीएम के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और लास्ट आते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। कौन आते हैं लास्ट में? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, किससे मिलकर बना होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव? गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। अब जरा इसको सेंटर से टैली करो तो कौन आएगा यहाँ पे? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद कौन आ जाएगा? पीएम।
पीएम के साथ कौन आ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, पर यहाँ पर आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट। अच्छा, यहाँ पे एक छूट गया, एक हो गया वाइस प्रेसिडेंट, एक कौन आते हैं सेंटर एग्जीक्यूटिव में, वाइस प्रेसिडेंट भी आते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, तो आपको ध्यान देना है स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अगर हम इसी के साथ अगर हम बात करें सेंटर एग्जीक्यूटिव की, तो हमारे पास आ जाएंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हमारे प्रधानमंत्री, उनकी मंत्री परिषद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें लास्ट में, वहां पे देखिए कौन आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अब आप मुझे साथ साथ बताएंगे द गवर्नर ऑफ इंडिया, सॉरी द गवर्नर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स वर अपॉइंटेड बाय। अगर हम अपने गवर्नर्स की बात करें तो गवर्नर्स को कौन अपॉइंट करता है, या फिर अगर मैं ऐसा कहूं कि क्या इनके इलेक्शन होते हैं, मुझे बताना जरा सा, क्या इनके इलेक्शन होते हैं या डायरेक्टली इन्हें कौन लेकर आता है, या डायरेक्टली इन्हें कौन लेकर आता है, हमारे प्रेसिडेंट साहब इन्हें लेकर आते हैं। तो आप मुझे बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 153 से लेके 162 किससे डील करता है भाई, गवर्नर से डील करता है। और अगर आपको पता हो तो गवर्नर की कुछ क्वालिफिकेशन भी है। पहला, एज कितनी चाहिए होती है भाई, पहले मुझे बताइए, अगर मुझे और आपको राज्यपाल बनना है किसी भी राज्य का तो कितनी एज चाहिए, 35। कितनी चाहिए हमें, 35। सेकंड पॉइंट, वो कौन होने चाहिए, वो भारत के नागरिक होने चाहिए हैं। कौन होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। और तीसरी बात, अब तीसरे कुछ 2 कन्वेंशंस ऐड किए गए हैं। क्या राज्यपाल, अगर मान लो मैं हिमाचल से हूँ या मैं पंजाब से हूँ, तो मैं सेम राज्य की गवर्नर बनूंगी या फिर मैं किसी और राज्य की बनूंगी। तो आपको याद रखना है कि आउटसाइडर होना चाहिए। बोलने का मतलब है कि आप उस राज्य के नहीं होने चाहिए हो, आप किसी और राज्य के होने चाहिए हो। कहने का मतलब हो गया कि अगर पंजाब का गवर्नर बन रहा है तो पंजाब का व्यक्ति ऑलमोस्ट गवर्नर नहीं होगा, कौन आएगा, किसी और राज्य का व्यक्ति गवर्नर आएगा। ये क्वेश्चन बाबा साहब से पूछा गया कि बाबा साहब ये क्या बात हुई कि गवर्नर आप कहीं और का लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जब राज्य में कुछ और चल रहा है, जब राज्य का सीएम कोई और है तो सीएम तो चलो जनता ही लेकर आई है अपने तरीके से, पर अगर हम किसकी बात करें यहाँ पे गवर्नर की, तो आप इसको आउटसाइडर क्यों रख रहे हैं। तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि कहीं करप्शन ना हो जाए, ठीक है, कहीं से डिक्टेटरशिप ना आ जाए, या फिर ऐसा कह लो कि कहीं जो सीएम है वो अपनी बातें इस बंदे से अचानक से, मतलब अब इतना मेल मिलाप ना हो जाए, या फिर ऐसा कह लो कि इतना ज़्यादा गठबंधन ना हो जाए इनका कि ये किसी भी प्रकार की किसी भी बिल पे साइन कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप देखें, गवर्नर को क्या कहा जाता है, गवर्नर को सेंट्रल एजेंट भी कहा जाता है, क्योंकि किसके एजेंट कंसीडर किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट इन्हें कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो किसके एजेंट होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताना है आपने कि क्या सेम व्यक्ति 2 राज्यों का गवर्नर हो सकता है या नहीं हो सकता है। वैसे तो हो ही सकता है। और अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सा अमेंडमेंट ऐसा कहता है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का गवर्नर हो सकता है, ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज अगेन, ठीक है, हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से चांसेस बन जाते हैं गवर्नर्स के ऊपर क्वेश्चन बनाने के, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन किस तरीके से इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के, यादें आपको मैंने भी क्या बताया था, KTP। उसके बाद अगर हम सिक्किम की बात करें तो लक्ष्मण प्रसाद, झारखंड की बात करें तो CP राधाकृष्ण, हिमाचल की बात करें तो प्रताप शुक्ला, असम की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया, और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो सैयद अब्दुल नजीर। और अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने अयोध्या वर्डिक्ट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट को पास किया था। किसने, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश के जो अब गवर्नर बने हैं जिनका नाम है नजीर से आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स चीफ जस्टिस फॉर 4 हाई कोर्ट्स। ध्यान देना, कितने हाई कोर्ट्स को क्या मिलने वाले हैं, 4 नए
चीफ जस्टिस मिलने वाले हैं। तो पहला देखते हैं, देखिए कहता है जस्टिस सोनिया गिरिधर गोयंकी, ठीक है, ये कहाँ की बनने वाली है, गुजरात हाई कोर्ट की। संदीप मेहता की बात करते हैं तो गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद जसवंत की बात करते हैं तो त्रिपुरा आ गया आपके पास, और एन कोटेश्वर सिंह की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, और आगे आपके पास लद्दाख के कौन बनने वाले हैं, ये कौन बनने वाले हैं, चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट को भी छोड़ो, अगर हम स्टेट जुडिशरी की बात करें, एक तो होती है इंडिया की जुडिशरी और एक हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्टेट जुडिशरी। अगर तो पूरे इंडिया की बात हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उसके नीचे हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब समझिए यहाँ पे कि हम स्टेट जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो सबसे ऊपर होगा हाई कोर्ट और इसके नीचे होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके नीचे क्या आएगा हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप मुझे बताएंगे कि सेशन जज और जो अपने पास दूसरा होता है, एक होता है सेशन जज होता है ना अपने पास, सेशन जज कौन होता है मुझे बताएंगे, ठीक है। एक होता है सेशन जज, एक होता है सिविल जज, तो आप मुझे बताएंगे कौन होते हैं ये। अब देखिए भाई हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं हम, तो हाई कोर्ट में अच्छा कितने टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, इंडिया में कितने हैं, 25। अब आप बोलेंगे राज्य ज़्यादा हैं, ये हाई कोर्ट कम क्यों है, तो अगर आपको याद हो तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का भी हो सकता है। कितने का हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का भी हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट, अगली अगर हम बात करें अच्छा आप मुझे बताएंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है। मैं आपको मेथड बता देती हूँ, जिस सिस्टम से उनको अपॉइंट किया जाता है, दैट इज केम टू बी नोन एज कॉलेजियम सिस्टम। क्या कहा जाता है इसको, कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। देखिए तो कहता है जस्टिस सोनिया गिरिधर गोयंकी विल बी द ओनली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। इंडिया हैज 25 हाई कोर्ट्स, कितना है, 25th है। और लास्ट की अगर हम बात करें, जो लास्ट में बना था, वो लास्ट में कौन सा वाला बना था हमारे पास, वो था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। कौन सा वाला बना था, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एक और पॉइंट बताती हूँ मैं आपको, कहता है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो रिटायर होते हैं 65 में, और हाई कोर्ट वाले की अगर हम बात करें तो वो रिटायर होते हैं 62 में। तो अगर हमसे पूछा जाए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की एज कितनी है, तो 62 होगी, और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो आप क्या टिक करेंगे, वहां पे 65 एज हमें देखने को मिलती है। एक और क्वेश्चन, 1862 में तीन जगह पर एक इंस्टीट्यूशन ओपन किया गया था, एक इंस्टीट्यूशन या हाई कोर्ट इंस्टीट्यूशन ओपन किया गया था, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। और पेपर में एक और क्वेश्चन देखो यहां से, कहता है सबसे, इन तीनों में से भी सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, क्या टिक करके आना है हमें पेपर में, कैलकाटा हाई कोर्ट। और इस समय पे इंडिया का वाइसरॉय या गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको याद रखना है जॉन लॉरेंस थे। कौन थे यहाँ पे, जॉन लॉरेंस थे, इनका नाम आपको नहीं बोलना है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम अगले करंट अफेयर पे आते हैं और अगले करंट अफेयर की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, कहता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को इनॉग्रेट किया गया। देखिए भाई, एक होते हैं हाईवे, एक होते हैं एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे वो होते हैं जिनके में ऑब्स्टेकल कम होते हैं, मतलब कि जिसमें रोड पे अड़चनें कम होती हैं। और अगर हम ऐसा बात करें इसके बारे में कि जिसमें आप बहुत तगड़ी स्पीड पे चला सकते हैं, आप दौड़ा के ले जा सकते हैं गाड़ी को, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज़ पे एक एक्सप्रेस वे बनाया गया, कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करता है, दिल्ली से किसे कनेक्ट करता है, मुंबई को कनेक्ट करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा गौर से देखें यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि कहता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर हम समझे इस बात को तो कौन कौन से राज्य आ रहे हैं। तो राज्य अगर आप समझेंगे यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे एक एरिया कौन सा है, गुड़गांव, उसके बाद देखिए मेवात, मेवात के बाद देखिए रणथंबोर, उसके बाद
बाद कोटा, उसके बाद मुकुंदरा, रतलाम, रतलाम के बाद है दाहोद, उसके बाद है गोधरा, वडोदरा, उसके बाद है सूरत, और फिर ये लास्ट में कहाँ जुड़ता है? मुंबई की तरफ आकर जुड़ता है। अब जरा इसको समझेंगे क्या क्या चीजें इसके बारे में लिखी गई हैं। कहता है 1290 किलोमीटर अप्रोक्स। अगर टाइम कितना घट जाएगा? अगर टाइम लगता था 24 घंटे, तो अब ये 24 घंटे से घटकर कितना हो जाएगा भाई? 12 घंटे हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छा इनिशिएट है हमारे लिए ये कि कितना कम हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको याद रखना है कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा? 12 घंटे का। कहता है लेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग दिल्ली मुंबई हाईवे जो कि NH8 है, कितना है इसका? 1450 किलोमीटर अप्रॉक्स। ये जो रूट है मैंने आपको बता दिया किस किस को कनेक्ट करेगा। और डेडलाइन कब तक की है? तो 26 जनवरी 2023 की। अब ये पुराना डाटा है, इसको छोड़ दो आप, है ना। अब देखो यहाँ पे कहता है राज्य कौन कौन से आ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पहला हरियाणा है। हरियाणा के नीचे चलते हैं, अगर आप हरियाणा को देखते हैं तो हरियाणा के नीचे चलते हैं तो कौन सा है भाई? यहाँ पे है राजस्थान। राजस्थान से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो मध्य प्रदेश आपको दिखता है। मध्य प्रदेश के बाद अगर आप देखें तो हम सूरत पहुंच गए, वडोदरा पहुंच गए, मतलब गुजरात आ गया। और गुजरात के बाद अगर हम बात करें तो मतलब यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। कितने हैं? 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, और आप मुंबई को भी जोड़ ही लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जहां से होकर इसने गुजरना है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं करंट अफेयर्स को और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, ठीक है। देखिए लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट करा था फर्स्ट फेज ऑफ हाईली एंटिसिपेटेड दिल्ली एंड मुंबई एक्सप्रेसवे। कब करा था? फरवरी 12 तारीख को। कहता है 256 किलोमीटर दिल्ली दौसा ललसोत सेक्शन विल बी ओपन टू द पब्लिक एंड रिड्यूसिंग द टाइम ट्रेवल फ्रॉम द नेशनल कैपिटल ऑफ जयपुर फ्रॉम 5 hours to 3 hours। अगर कितने लगते थे पहले? 5 घंटे लगते थे, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर अब कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे में व्यक्ति वहां, 3 घंटे में सॉरी, वहां पर व्यक्ति पहुंच जाएगा। आगे बात की गई है कि अगर हम बात करें तो ये सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे होने वाला है किसका? हमारे भारत का, जिसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो 1386 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगेन ये पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। चलिए तो अपने पास ये वाला भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम अगला आता है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। अब हम कहाँ की बात करने जा रहे हैं? यहाँ पे बांग्लादेश की, ठीक है। अगर आपको पता होगा, लॉर्ड कर्जन सुना है ना हमने? कर्जन, ठीक है। जब आप क्या पढ़ते हैं, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप लॉर्ड कर्जन के बारे में सुनते हैं। लॉर्ड कर्जन ने पूरे बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए थे, याद करिए। और वो 2 टुकड़े, एक कहलाया था वेस्ट बंगाल और एक कहलाया था ईस्ट बंगाल। जो ईस्ट बंगाल कहलाया वही बाद में क्या बना? बांग्लादेश बना। और हमारी इंदिरा गांधी जी ने इनकी मदद करी किसे फ्री होने में या किसे फ्री करने में? ईस्ट बंगाल और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने में हमने मदद करी थी 1971 में। आप मुझे बताएंगे कि इनका नेशनल एंथम है अमर सोनार बांग्ला। रिपीट कर रही हूं मैं, इनका नेशनल एंथम है अमर सोनार बांग्ला। वो नेशनल एंथम किसने लिखा है? ठीक है, और इसी पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान ही लिखा गया। तो आप मुझे बताएंगे किसने लिखा था ये, किसने लिखा है ये हमारा नहीं बोलेंगे, बांग्लादेश का नेशनल एंथम। ठीक है, चलिए आपको पता होगा कि 1971 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान चलाया था, और जिसमें जो है जितनी भी इंडिया की एयरफील्ड्स थी उनके ऊपर बॉम्ब गिराया गया। फिर इंदिरा गांधी जी ने अनाउंस कर दिया कि भाई इंडिया किस में इंडल्ज हो चुका है, वॉर में इंडल्ज हो चुका है पाकिस्तान के साथ। और फिर इसी टाइम पीरियड पे बांग्लादेश को भी क्या कराया गया, लिबरेट कराया गया। किससे? पाकिस्तान से। देखिए क्या लिखा है, कहता है मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू 74 इयर्स ओल्ड, फॉर्मर जज भी थे, फ्रीडम फाइटर्स भी रहे हैं ये, और अब ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन रहे हैं कहाँ के? बांग्लादेश के। और किसने डिसाइड करा है ये? बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन ने। तो जो भी कंट्री होगी उसकी एक अपनी इलेक्शन कमीशन होगी। कहता है द रूलिंग अवामी लीग, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी कांग्रेस पार्टीज हैं, वैसे ही अवामी लीग पार्टी नॉमिनी जिनका नाम है शाहबुद्दीन चुप्पू was elected unopposed। अच्छा, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं? देखिए भाई 22nd नंबर के प्रेसिडेंट बनते हैं। शहाबुद्दीन चुप्पू रिप्लेस
द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल हमीद, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के, जिनका टेन्योर खत्म हो जाएगा कब? 2023 में। कब खत्म हो जाएगा? 2023 में इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे नहीं, पहले मैं इसी को देखते हैं ध्यान से। देखिए, अगर आपको पता हो तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, और करेंसी चलती है टका। क्या बोला मैंने आपको? ढाका टका, ढाका टका, याद रखें। और ढाका में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। कब बनी थी? 1906 में बनी थी। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां से पूछती हूं। बांग्लादेश में हमारी एक रिवर जाती है, हमारी एक नहीं 2 रिवर्स जाती हैं। एक कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा, और दूसरी का नाम क्या है? गंगा। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे, क्या कहते हैं? पद्मा। क्या कहते हैं? पद्मा। और ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है जमुना। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाता है। किसे? यमुना नहीं टिक कर देना वहां पे, जमुना है, जमुना, जे। जमुना कहते हैं ब्रह्मपुत्रा को, और पद्मा कहते हैं किसको? पद्मा कहते हैं गंगा को। कहां पे? बांग्लादेश में। कहां पे कहते हैं? बांग्लादेश में। और अगर आपको पता हो तो अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो इंडिया का जो ये वाला एरिया जहां सुंदरबन डेल्टा है, ध्यान दीजिए कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा, उसका भी कंट्रीब्यूशन बांग्लादेश के साथ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज अगेन, क्योंकि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये भी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, अगला आता है सूरज सोलर पावर ड्रोन। ठीक है, समझिएगा, अगर हम बात करें कौन सा ड्रोन है ये? सोलर पावर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रोन। आप सबको पता है, आपने उरी मूवी देखी होगी, तो आपने उरी में भी थोड़ा सा अंदाजा लगाया होगा कि ड्रोन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, समझ में आता है आपको? आप सबको पता है कि ड्रोन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। कहता है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अनवेल्ड इट्स सूरज। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या नाम है इसका? सूरज, अ सोलर पावर्ड unmanned recognitions J Glider at Aero India 2023 which is being held at the Air Force Station। कहाँ पर? बेंगलुरु, और येलाहंका बेंगलुरु कर्नाटका में। कहाँ से हो रहा है ये? कर्नाटका में। अच्छा, जरा मुझे ये बताना, कर्नाटका में एक अच्छा, कर्नाटका में कॉफी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि कर्नाटका में, चलो मैं ही आपको बता देती हूँ, कर्नाटका के कुर्ग में कॉफी रिसर्च सेंटर हमें देखने को मिलता है। कहता है सूरज एक इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रेनेसांस हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन है, जिसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्या किया गया है? बनाया गया है। स्पेसिफिकली ये ऑपरेशंस प्रोवाइडिंग हाई कमांड रियल टाइम डाटा एंड प्रोटेक्टिंग जवान्स ऑन द ग्राउंड। तो ऊपर से अगर हमें पता चल जाए कि अच्छा ये फलानी चीज हम पे अटैक करने वाली है, तो हमारे जवानों को, हमारे सोल्जर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से। कहता है द 1:1 प्रोटोटाइप ऑफ सूरज विल बी रेडी। कब हो जाएगा? तो अगस्त 2023 तक। और इट कैन फ्लाई एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3000 फीट फॉर 12 आवर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब तक उड़ सकता है? मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 घंटे में ये कितनी फीट तक जा सकता है भाई? 3000 फीट। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। तो कौन सा ड्रोन आया है हमारे पास? सोलर पावर ड्रोन। और कौन सी के नाम क्या है उसका? सूरज है, आपको याद रखना है। ठीक है, और कहाँ से इसको, कहाँ पे ये हेल्ड किया गया, या कहाँ पर हुआ ये? तो आपको याद रखना है बेंगलुरु कर्नाटका में। बेंगलुरु कर्नाटका में। और जब हम बच्चे बेंगलुरु की बात करते हैं तो बेंगलुरु को साइंस सिटी, आईटी हब, सिलिकॉन वैली, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, आईटी हब, सिलिकॉन वैली, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसे बहुत बहुत नामों से जाना जाता है। किसको? हमारी बेंगलुरु को। आप याद रखेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगली न्यूज़ पे। कहता है खेलो इंडिया विंटर्स गेम। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया। ठीक है, देखो क्या लिखा है। कहता है 3rd एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ध्यान देना है, फर्क है यहाँ पे बात में। कौन सी गेम है भाई? विंटर गेम्स है, और नाम से क्लियर हो रहा है विंटर गेम्स हैं, तो विंटर सीजन में खेली जाती होंगी। आप मुझे, चलिए, आपको पता होगा सबको कि विंटर सोल्स्टिस कब आता है? पता है सबको? चलिए, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 22 ऑफ दिसंबर को। कहाँ पे? इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस कब आता है? 22 दिसंबर को। और सोल्स्टिस का मतलब होता है जब दिन और रात बराबर
नहीं होते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। मतलब कि दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं सर्दियों में। तो कहता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 ये फर्स्ट इस टाइप का काइंड मल्टी स्पोर्ट कंपटीशन है इंडिया में, जो कि कहां पर हुआ है, गुलमर्ग। और गुलमर्ग कहां पर आता है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट। अगर हम बात करें कहां पर आता है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट। और बारामूला डिस्ट्रिक्ट कहां पर आता है, नॉर्दर्न कश्मीर में हमें देखने को मिलता है। कहां पर मिलता है हमें, नॉर्दर्न कश्मीर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, तो आपको सबको पता है कि अनुराग सिंह ठाकुर कौन है हमारे पास, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है इस समय पे, अनुराग सिंह ठाकुर, आपको याद रखना है, ठीक है। अनुराग सिंह ठाकुर, आप इनका नाम लिख लेंगे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। अगर हम बात करें इस समय पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहाँ के, जम्मू कश्मीर के, उनका नाम है मनोज। उनका नाम क्या है यहाँ पर, आपको याद रखना है, मनोज सिन्हा उनका नाम हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से 2000 लोगों की भीड़ थी यहाँ पर जिन्होंने किस में पार्टिसिपेट करा है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट करा है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स की अगर हम बात करें तो आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्काइंग, इसके बाद अगर हम बात करें नॉर्डिक स्काई, उसके बाद स्नोबोर्डिंग, इस तरीके की गेम्स यहाँ पर खेली गई है, ठीक है। चलिए अगेन इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए अगला आता है खेलो इंडिया यूथ गेम। द 5th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम इज होस्टेड बाय मध्य प्रदेश। ध्यान देना है कि जो 5वां संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम का, वो कहां पर किसने होस्ट करा या किस स्टेट ने होस्ट करा है, तो आपको याद रखना है किसने करा है, मध्य प्रदेश ने क्या करा है, होस्ट करा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम की, तो ये कब शुरू हुए थे, तो आपको याद रखना है 2018 में। पहले ये छोटे छोटे स्कूल गेम हुआ करते थे और यही धीरे धीरे करके खेलो इंडिया यूथ गेम के रूप में आते हैं। कहता है महाराष्ट्र ओवरऑल चैंपियनशिप जीता एंड टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2022। कितने मेडल है भाई, तो 161 मेडल अकेले कौन ले गया, महाराष्ट्र, जिसमें 56 गोल्ड हैं, 55 सिल्वर हैं और 50 ब्रॉन्ज हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो हरियाणा सेकंड रहा और मध्य प्रदेश थर्ड रहा। तो जिसने इनॉग्रेट करा वो थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला आता है 2026 फीफा वर्ल्ड कप, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फीफा के ऊपर न्यूज आए दिन बनी भी रहती है, तो आपको याद भी रखना है। फीफा की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन कब बना था ये, तो आपको याद रखना है 1904 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, ज्यूरिच, जो कि कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। कहता है जो मेंस नेशनल फुटबॉल टीम है यूएसए, मेक्सिको, कनाडा की, उसने क्वालिफाई कर लिया है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। ये जो टूर्नामेंट है अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्सपैंड करेगा, जिसमें 32 से 48 टीमें हो सकती हैं। और ये कब होने वाला है, 2026 में, याद रखना है आपको। और फीफा हैज गिवन होस्ट नेशन द राइट टू प्ले इन द वर्ल्ड कप विदाउट गोइंग थ्रू द यूजुअल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट। अगर हम बात करें कि होस्ट कंट्री कौन सी होने वाली है, तो आप याद रखेंगे सऊदी अरेबिया। कौन सी होगी यहाँ पे, सऊदी अरेबिया, जो कि क्या करेगी यहाँ पे, जो कि 2026 का फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पे खेला जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी होगी हमारे पास, होस्ट कंट्री हमें देखने को मिलती है, ठीक है। याद रखेंगे आप इसके बारे में भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डेविड मलपास टू स्टेप डाउन एज वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। भाई देखिए, वर्ल्ड बैंक एक छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्या करती है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और ऐसा कह सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो किसी भी गवर्नमेंट को, अगर आप देखें तो आप आए दिन अखबारों में पढ़ते होंगे कि वर्ल्ड बैंक के साथ फलाने फलाने राज्य का समझौता हुआ, या इतने इतने डॉलर पे, या इस तरीके से, तो आप अखबारों में पढ़ते भी होंगे, ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे, डेविड मलपास। और ये इनका अगर हम देखें तो स्टेप डाउन कब कर रहे हैं, ये जून 1, 2023 को। कहते हैं अपने टर्म से कुछ पहले ही कर जाएंगे,
आफ्टर मोर देन 4 years ही वॉज अपॉइंटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट। किसने अपॉइंट करा था इन्हें? डोनाल्ड ट्रंप ने। और कब करा था? 2019 में। एंड इज 5-year टर्म कब पूरा होने वाला है भाई? अप्रैल 2024 में। पर ये अभी ही क्या कर रहे हैं? इस पद से इस्तीफा बोल सकते हैं कि इस पद से हट रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो ये कब बना था? 1944 में। वर्ल्ड बैंक कब बना था? जुलाई 1944 में हमें देखने को ये मिलता है। और इसके हेडक्वार्टर कहां पर आते हैं? तो आपको याद रखना है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। कहां पर आते हैं इसके हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। किसके हेडक्वार्टर, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम बात कर रहे हैं किसकी? वर्ल्ड बैंक की। और कौन यहाँ पे रिटायर होने जा रहे हैं? रिटायर नहीं, स्टेप डाउन मतलब छोड़ रहे हैं, डेविड मलपास। तो आपको याद रखना है डेविड मलपास का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चढ़ते हैं इसके बाद और आगे अगली वाली करंट अफेयर्स को देखना शुरू करते हैं। और वर्ल्ड बैंक बना कब था? 1944 में। और हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएसए में। ठीक है, तो आपको यहां पर याद रखना। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज पे चलेंगे, जो कि कौन सी वाली है? फर्स्ट G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग। अब बेटा ध्यान से समझिएगा, पहले मैं आपको यहाँ पे एक वर्ड समझाऊं। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है जिसका नाम क्या है? शेरपा। ठीक है, पहले हम एक वर्ड को देख लेते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है, शेरपा होता क्या है, इसके बारे में भी बात करते हैं। और साथ ही साथ हम पहले पूरी न्यूज को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा। कहता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे मैं और आप माइटी के नाम से या जो भी प्रोनाउंसिएशन आप करते हैं आराम से आप इसे याद कर सकते हैं कि क्या चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। अगर हम बात करें कि इसके मिनिस्टर कौन है, तो आपको याद रखना है राजीव चंद्रशेखर। कौन आते हैं यहाँ पे? राजीव चंद्रशेखर कौन आते हैं? इसके मिनिस्टर आते हैं। इन्होंने होस्टेड द फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप। अब ध्यान देना, यहाँ पे कहता है इकोनॉमी का मतलब कि अर्थव्यवस्था की बात होने वाली है। उनका एक वर्किंग ग्रुप है जिसकी मीटिंग इंडिया में होगी एज अ पार्ट ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ G20। किसका पार्ट होते हुए? एज अ G20 का पार्ट होते हुए। अगर आप जो है वो न्यूज सुनते हैं तो आपने G20 के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे कि एज अ पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहां पर हो रहा है भाई? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कहां पर हो रहा था ये? तो ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमी को लेकर जो इकोनॉमी को लेकर जो डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप जो है वो कहां पर मिला है? तो आपको याद रखना लखनऊ में। किसकी मीटिंग हो रही है? G20 के बैनर के अंदर ही एक मीटिंग हो रही है। कहता है द चेयर ऑफ G20 DEWG मतलब डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप वाज अलकेश कुमार शर्मा, जो कि सेक्रेटरी है किसके? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अगर मिनिस्टर पूछे जाएंगे तो आप क्या टिक करेंगे वहां पे? राजीव चंद्रशेखर। क्या टिक करेंगे? राजीव चंद्रशेखर आप वहां पर टिक करेंगे। कहता है ड्यूरिंग द 3-day मीटिंग ऑफ द वर्किंग ग्रुप G20 मेंबर्स मिले, गेस्ट कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करती हैं यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। पहला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे किया जाए? डिजिटल वे में किया जाए। साइबर सिक्योरिटी, अगर हम आज मैं और आप जितने ज़्यादा जो है वो नेट पे कनेक्ट होते जा रहे हैं, जितने ज़्यादा ये नेटवर्क फैल रहा है, उससे ही उतना ही बड़ा खतरा है हमारे पास सिक्योरिटी का भी। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी इन द डिजिटल इकोनॉमी के अंदर एंड डिजिटल स्किलिंग, और डिजिटल स्किल आना भी बहुत ज्यादा जरूरी। तो 3 किन प्रायोरिटीज पे बात हुई है तो आप याद कर सकते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड कौन सा वाला था आपके पास? साइबर सिक्योरिटी, और थर्ड था डिजिटल स्किलिंग। इनके बारे में बात हुई है। आगे कहता है इंडिया होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20। कब से संभाल रहा है? तो आप याद रखेंगे 1 दिसंबर 2022 से, और कब तक संभालना है? 30 नवंबर 2023 तक। और थीम क्या होने वाली है इसकी? थीम होने वाली है वासुदेवा कुटुंबकम। कहता है वन अर्थ, एक अर्थ है, एक ही फैमिली है हम सब, और एक फ्यूचर है हम सबका इसके अंदर। ठीक है, हो गया सबके पास। अब हम G20 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम G20 की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा इंटर गवर्नमेंटल, ध्यान देंगे क्या है ये हमारे पास इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। क्या है बेटा हमारे पास? ये इंटर गवर्नमेंटल
फोरम है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें टोटल कितनी कंट्रीज हैं, तो आपको याद रखना है, अगर हम बात करें तो 19 कंट्रीज हैं। कितनी हैं? 19 कंट्रीज हैं, और प्लस एक बहुत बड़ा यूनियन है जिसका नाम क्या है? यूरोपियन यूनियन। क्या नाम है जिसका? यूरोपियन यूनियन, जिसका नाम हमें देखने को मिलता है। मेजर इश्यूज किस किस चीजों पे बात करती है भाई? इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी, जो क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, और अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब के बारे में बात करती है। कौन सी वाली हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन? G20 के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब आगे देखिए, G20 के सेक्रेटरीट कहाँ पर है? तो कहाँ पर बनाए गए भाई? नई दिल्ली में, क्योंकि पूरे साल भर की, लगभग साल तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर लगभग साल के आसपास की मीटिंग है ये। उसके बाद है यहाँ पे G20 के शेरपा कौन हुए? अमिताभ कांत। तो मैं आपको बताती हूँ कि शेरपा कौन होते हैं और कौन नहीं होते, इनके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। देखिए, कहते हैं कि शेरपा कौन होते हैं, तो वो नेपाल में रहने वाली एक एथनिसिटी, और आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि नेपाल में रहने वाली एक जातीय समूह है। ये कौन सा है? एक ये जातीय समूह है जिनका, जो कि कहाँ रहते हैं? मोस्टली हिमालयाज में रहते हैं। जो कहाँ रहते हैं? मोस्टली हिमालयाज में रहते हैं, और इनका काम है कुछ वहाँ पे, ठीक है। क्या काम है? देखो भाई, एक तो सबसे पहली बात जो है, जो माउंटेन्स में रहेगा उसकी बॉडी बहुत ज्यादा रिजिड रहेगी, बिल्कुल रिजिड है इनकी बॉडी। बहुत सारा भार उठा के भी लेके जाते हैं, उठा के लेकर भी आते हैं। साथ में अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनका काम और भी बहुत सारा है। जैसे कि मान लो कि मैं और आप अगर माउंट एवरेस्ट पे जाना चाहते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को लेकर मतलब वहाँ चढ़ने के लिए हमें गाइड करना, प्रॉपर तरीके से अगर हम देखें तो गाइड करने के साथ साथ वहाँ के बेनिफिट, ड्रॉबैक, सब कुछ हमें बताना। साथ में अगर मान लो कि हम चढ़ रहे हैं, हमसे अपना सामान नहीं ढोया जा रहा है, तो हमारा सामान ये लेकर जाएंगे। तो शेरपा एक तरीके से ऐसा कह लो कि मतलब वो बहुत ही ऑलराउंडर व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं? ऑलराउंडर। और ज्यादा करके ट्राइब हमें कहां मिलती है? तो ये नेपाल में हमें देखने को मिलती है। आप सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट में पहली चढ़ाई हुई थी, आप सबको पता ना। जाने वाले कितने लोग थे? 2 लोग थे। और अगर आप उसमें से देखें तो उसमें से एक कौन थे यहाँ पे? तेंजिंग नोर्गे। एक कौन थे आपके पास? तेंजिंग नोर्गे। और अगर हम तेंजिंग नोर्गे की बात करें, ये भी कौन थे? ये भी एक शेरपा थे। ये कौन थे? ये एक शेरपा थे। तो शेरपा कौन हो गए यहाँ पे? शेरपा एक तरीके से ऑलराउंडर व्यक्ति है, जो पहले से ही मतलब ये आज ये पाथ फाइंडर का भी काम करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, मेंटोर बनते हैं, गाइड बनते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें G20 की, जो समिट होने वाला है, उस समिट में अलग अलग कंट्रीज के डिप्लोमेट से बात करना और खुद एज अ डिप्लोमेट निकल कर आना, उसे हम शेरपा कहते हैं। तो आज ये मतलब नहीं है कि शेरपा हमेशा वो चढ़ने वाले लोग ही हैं, बिल्कुल नहीं। शेरपा वो तो हैं ही हैं, वो तो एक ओरिजिनल लोग हो गए, पर शेरपा इज यूज्ड एज अ टाइटल, ठीक है। तो टाइटल की तरह शेरपा को यूज किया जाता है। तो यहाँ शेरपा कौन है? तो आपको याद रखना है अमिताभ कांत है। अब अगर हमने थोड़ी सी बात करी है माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमथ। अगर आप सभी को पता हो तो क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को सागरमथ भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, मैंने आपको तेंजिंग नोर्गे के बारे में तो बता दिया। इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनके ये शेरपा बनकर गए थे, मतलब जिनके साथ ये चढ़े थे। उस व्यक्ति का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वाली न्यूज भी क्लियर हो चुकी है। आगे चलते हैं। आगे आता है ICAO's एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे, जब भी आप और हम एविएशन की बात करते हैं, एविएशन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो एविएशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है मिलिट्री एविएशन, तो आपने देखा होगा कि जहाज वगैरह जाते हैं, मिलिट्री के प्रॉपर तरीके से एयरबेस बनता है। और एक होता है सिविल एविएशन। सिविल एविएशन कौन सा? जिसमें मैं और आप या सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, ठीक है। तो उस एविएशन की बात हो रही है। कहता है एज पर द डायरेक्टोरेट जर्नल ऑफ सिविल एविएशन, इंडिया की जो पोजीशन है किसमें? एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में कितनी बढ़ चुकी है? तो पहले कितनी थी भाई? 112, और अब हम किस पोजीशन पे चले गए हैं? हैज इंप्रूव टू द 55th पोजीशन। कहां से कहां पहुंच गए हम? 112 से 55 के अंदर पहुंच गए हैं। तो हमारी क्या रैंकिंग होगी एविएशन में? तो आपको याद रखना है 112 से 55th हमारे पास पोजीशन देखने को मिलती है। अंडर द कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग अप्रोच ऑफ द यूनियन सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम, द कोऑर्डिनेटेड वैलिडेशन मिशन वाज लॉन्च्ड इन। अब इसे कब लॉन्च किया गया था? तो आपको याद रखना है इसे कब लॉन्च किया गया था? नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में। क्या ये एक ही चीज के बारे में डिस्कस करती है? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे सेफ्टी मॉनिटर्स हैं यहाँ पे, उनको देखा जाता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि
कि कितनी कंट्रीज हैं भाई, कितनी मेंबर स्टेट्स हैं, तो आपको याद रखना है कितने मेंबर स्टेट्स हैं यहाँ पे 187। तो 187 में से, ठीक है, आपको याद रखना है। कहता है द इम्प्रूव्ड सेफ्टी रैंकिंग, ये इजी कर देता है इंडियन कैरियर्स को कि वो और अब्रॉड में और फैले और आगे यहाँ पर बढ़ना शुरू करें, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे इसके बाद। अच्छा, ये वाला हो गया। अब ICAO के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। किसकी है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? ICAO की। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? ICAO की। तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। किसकी एजेंसी है भाई? तो ये एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। किसकी एजेंसी है बेटा? तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका गठन किया गया था 7 दिसंबर 1944 को, 7 दिसंबर 1944 को। और किस कन्वेंशन के अंदर? तो आपको याद रखना है शिकागो कन्वेंशन के अंदर इसका गठन किया गया था। किसके अंदर? शिकागो कन्वेंशन के अंदर इसका गठन किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो आपको याद रखना है मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल कहां पर आता है? कनाडा में। कहां पर आता है? कनाडा के अंदर आता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ से तो क्वेश्चन बन ही रहा है, 55th पोजीशन फ्रॉम 112, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। चलिए आगे आता है, अगली न्यूज है ताज मिस इंडिया 2023, ठीक है। आप सबको बताएं कि अगर हम बात करें ये जो ब्यूटी है हमारे देश में वो बिल्कुल भी कम नहीं है, ठीक है। पहली बात तो आपको याद रखनी है। कहता है अक्षता रक्षे फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र वाज क्राउन्ड द विनर ऑफ ताज मिस इंडिया 2023। ध्यान दीजिएगा, कौन सा प्राइज जीता है इन्होंने? ताज मिस इंडिया। अब यहाँ पे ध्यान देना जरा सा, क्या ये केवल और केवल मिस के लिए था या मिसेस वाला भी था? तो आपको याद रखना है मिस एंड मिसेस 2023 दोनों था, जो कि कहां पर हुआ? सदानंद रेजेंसी। कहां पर? बेलेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कौन जीती है? अक्षता। कौन जीती है यहाँ पे? अक्षता, आपको याद रखना है। एंड नताशा सदाफल वाज अनाउंस्ड एज द फर्स्ट रनर अप। और ईशा जो है वो क्या कहलाई है यहाँ पे? सेकंड रनर अप हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। अगर आप सभी को पता हो तो इसे क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। 1 मई, 1 मई, जो कि अगर हम बात करें 1960, 1 मई 1960, 1 मई ऑफ 1960 was considered as महाराष्ट्र डे। तो हर 1 मई को क्या मनाया जाता है? हमारे पास महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम इसके किसकी बात करते हैं? अगर हम बात करते हैं इसके नेशनल पार्क की, तो आपको याद रखना है नवेगांव, ठीक है, नवेगांव। उसके बाद चंदोली, संजय गांधी, टडोबा, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। कहाँ के? महाराष्ट्र के। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। अच्छा, महाराष्ट्र ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है? आप सबने पढ़ा होगा। कौन सा किसका पार्ट है ये हमारे पास? तो ये हमारे पास वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। और वेस्टर्न घाट को क्या कहा जाता है? वेस्टर्न घाट को श्यादरी कहा जाता है। क्या कहते हैं वेस्टर्न घाट्स को? वेस्टर्न घाट को श्यादरी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, श्यादरी एक ऐसा संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है एक ऐसा इलाका जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है, उसे कहा जाता है श्यादरी। तो आपको याद रखना है श्यादरी कहां पर आते हैं? वेस्टर्न घाट्स को ही क्या कहा जाता है? श्यादरी। अच्छा, मॉनसून सबसे पहले कहां पर आते हैं? आते तो वो केरला में है, पर वो घाट कौन सा है पूरा का पूरा? वो है वेस्टर्न घाट्स। वो भी आपको याद रखना है। शिवाजी के बारे में आपने सुना होगा। कहाँ से थे भाई? महाराष्ट्र वाला इलाका ही था उनका पूरा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसके साथ ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ हम। अच्छा, महाराष्ट्र का एक गाना, एक डांस है बहुत फेमस, जो फोक डांस है, दैट इज लावनी, ठीक है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि लावनी इज द फोक डांस ऑफ, तो आप क्या टिक करेंगे वहां पे? आप वहां पर टिक करते हैं महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए याद रखेंगे हम। और कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है इनकी? मराठी। कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे? तो आपको याद रखना है लैंग्वेज है यहाँ पे मराठी। कौन सी आती है? मराठी, ठीक है। चलिए, तो टडोबा, संजय गांधी, उसके बाद एक मैंने आपको बताया था नवेगांव, एक चंदोली, ये कुछ आते हैं यहाँ पे नेशनल पार्क्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगली न्यूज पे।
कहता है न्यू प्रधानमंत्री ऑफ, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि नए प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया गया है, नए प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया गया है कहाँ के, तो आपको याद रखना है मालदोवा के, कहाँ के, मालदोवा के। तो आप समझेंगे यहाँ पे मालदोवा क्या है क्या नहीं है, कंट्री है यहाँ पे जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। कहता है माया संधू प्रेसिडेंट ऑफ मालदोवा appointed presidential advisor Dorin Rekin, a pro-Western economist, as the new PM of the following resignation of Natalia Gavrilta। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एक नतालिया नाम की एक लेडी है जिन्होंने रिजाइन दे दिया है, उनकी जगह पर इन्हें अपॉइंट किया गया है। नतालिया गेवरिल्ता मालदोवियन इकोनॉमिस्ट है, पॉलिटिशियन है, और इनको क्या अपॉइंट किया गया है, नया प्रधानमंत्री। और ये कौन से नंबर की वुमेन बनी है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है ये 3rd नंबर की वुमेन बनती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से नंबर की बनती है, यहाँ पे 3rd नंबर की बनती है। मतलब इससे पहले कौन कौन है यहाँ पे, देखिए जरा सा कौन कौन आते हैं यहाँ पे इनसे पहले, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, जिन्यादा ग्रिकानी, उसके बाद है माया संधू, आपको याद रखना है। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आती है ये कंट्री, तो आपको याद रखना है कहाँ आती है, किस कॉन्टिनेंट में आती है, यूरोप कॉन्टिनेंट में ये हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी कंट्री, मालदोवा, क्या नाम है इसका, मालदोवा। ठीक है, चलिए, तो मालदोवा से आप कुछ भी बनाकर यहाँ पर याद कर सकते हैं इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है यूनानी दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दिन कब मनाया जाता है, 11 फरवरी को मनाया जाता है यूनानी दिवस। अब समझते हैं, कहता है यूनानी दिवस को, अच्छा ये वर्ल्ड का यूनानी डे याद रखना है आपने, ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन फरवरी 11 टू क्रिएट एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर डिलीवरी। कैसे करनी है हेल्थ केयर यहाँ पे, है ना, कौन सी दवाइयों से यहाँ पे, तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। कौन सी सिस्टम से, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। आपको यहाँ पर इसके बारे में क्लियर रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें इसको, तो हमारे यहाँ पे इसे कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, तो उसका नाम क्या है, आयुष, AYUSH, आयुष। आयुष क्या है, आयुर्वेद, आयुर्वेद के बाद है योग, योग के बाद आता है हमारे पास आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी यूनानी, उसके बाद है सिद्ध होम्योपैथी। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके बारे में भी। ठीक है, चलिए, कहता है अब इस दिन को हम मनाते क्यों हैं, तो इस दिन को हम मनाते हैं किसकी याद में, मोहम्मद अजमल खान, जिन्हें हकीम अजमल खान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिन्हें हकीम अजमल खान भी कहा जाता है। और इन्होंने पार्टिसिपेट करा था गांधी जी के साथ, कहाँ पे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो वो इन्होंने नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करा था इन्होंने, हकीम अजमल खान ने। हकीम अजमल भी कहा जाता है, और ये एक इंडियन यूनानी स्कॉलर है और साथ ही साथ सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, याद रखेंगे। थीम क्या थी इस बार 2023 की, यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। क्या थी यहाँ पे थीम, आपको याद रखना है, यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। तो यूनानी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है हकीम अजमल खान, किसके नाम पर मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, हकीम अजमल खान की याद में मनाया जाता है। आप इनका नाम और भी बहुत सारी जगहों पर पढ़ते हैं, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं पूरी की पूरी मॉडर्न वाली, उस मॉडर्न हिस्ट्री में आप इनको और भी जगहों पर देखते हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जब सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, और वहां पे जब कांग्रेस की मीटिंग होने वाली थी, वहां पे प्रेसिडेंट CR दास थे, जब वो नहीं जा पाए तो ये गए वहां पे एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं ये हमारे लिए, जिनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, कहां पर, यूनानी की फील्ड में। तो आपको याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं, ऐसी आज भी बहुत सारी बीमारियां हैं, आज भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर प्रॉपर तरीके से डिस्कवरीज रहती हैं, या जिनके ऊपर अभी भी प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं हो पाई हैं, और वहाँ पे आज भी ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन चलता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या नाम है इनका, मोहम्मद अजमल खान, आपको याद रखना है। और इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी बहुत सारी जगहों पर दर्शाया है, बहुत सारी जगहों पर प्रेजेंट करा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है यहाँ पे अमृत पेक्स 2023 एट न्यू दिल्ली। अब इसको पढ़ेंगे पहले और समझेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, कहता है यूनियन मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है, अश्वनी वैष्णव, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इनॉग्रेटेड। इन्होंने किसको इनॉग्रेट करा है,
5 दिन लॉन्ग अमृत पेक्स 2023 द नेशनल फिलेटिकल एग्जीबिशन एट प्रगति मैदान। पहले तो ये समझिए कि ये अमृत पेक्स हुआ कहां पर है, तो कहां पर हुआ है, प्रगति मैदान, और वो कहां पर आता है, नई दिल्ली में आता है। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा कि इस वर्ड फिलेटिक का मतलब क्या होता है। देखिए यहां लिखा है कि ये किसकी कलेक्शन और किसकी स्टडी होती है, पोस्टेज और जो इम्प्रिंटेड स्टैंप्स होती हैं उनके बारे में ये हमें बताता है। ठीक है, आपको पता है कि समय समय पर भारत पे बाहरी कंट्री बोलो या यूरोपियन देशों ने रूल करा है, तो उनके टाइम की कुछ इंपॉर्टेंट आ गई आपके पास, स्टैंप्स आ गई। अगर आप इस अमृत पेक्स को देखेंगे, अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो आपने देखा होगा कि गांधी जी का चरखा हो गया, गांधी जी का चरखा, टीपू सुल्तान हो गए, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े लोग जो फ्रेंच की आर्मी में थे, ठीक है, उसके साथ साथ ताजमहल हो गया, इन सब का एक छोटा छोटा स्टैंप बनाकर वहां पे दर्शाया गया है, प्रॉपर तरीके से इसके बारे में बताया गया है। तो कहता है यहाँ पे कि अगर एट प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ, और किसका पार्ट है ये भी, आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। अमृत पेक्स एक ऐसा नेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया की 5000 पुरानी हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, इन सबको जोड़ा गया है। और कैसे दिखाया गया इनको, स्टैम्प्स और पिक्टोरल। अगर आप देखेंगे वहां पे तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड पे क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके ऊपर भी एक स्टैंप यहां पर लेकर आए हैं। तो आप चीजों को अगर देखेंगे ध्यान से तो बहुत सारी चीजें इसके साथ निकल कर आती हैं। कहने का मतलब है कि भारत की, जितना बड़ा भारत है, जितनी बड़ी डाइवर्सिटी है, उतना ही कल्चर भी डाइवर्स है, तो वो भी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कहता है ऑन अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947 रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने क्या करा था, यहाँ पे अपना क्या करा था, 3 स्टैंप इशू करी थी, और उनमें किसको दर्शाया गया था, इंडियन फ्लैग को। किसको दर्शाया गया था, इंडियन फ्लैग को। चलिए इंडियन फ्लैग के ऊपर एक और बात करते हैं। फ्लैग को डिजाइन किसने करा है, तो आपको याद रखना है पिंगाली वेंकैया ने। किसने डिजाइन करा था, पिंगाली वेंकैया ने। तो हमारा इंडियन फ्लैग जो डिजाइन किया गया, जो कि आज ट्राई कलर हमें देखने को मिलता है, इसे किसने डिजाइन करा था, तो आपको याद रखना है पिंगाली वेंकैया ने। और 22 जुलाई, ठीक है, आजादी से पहले ही 22 जुलाई 1947 को हमारा झंडा हमने अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। आगे आते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वाली पे। इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस इनॉग्रेट हुई है मुंबई में। अब ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हो रही है, ये सारी चीजें पहले भी हो चुकी हैं, पर ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसा नहीं कि डबल डेकर, आपने चंडीगढ़ में भी देखी होंगी डबल डेकर। कहता है फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक एसी बस इन इंडिया। इसको अनवेल किया गया कहां पे, मुंबई, महाराष्ट्र में। जरा याद करिए, मुंबई से भी क्या पढ़ा था हमने, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, इसे क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल। अगर हम बात करें यहाँ पे मुंबई की, तो 1 मई 1960 को क्या मनाया मतलब किसका गठन किया गया था, फाउंडेशन डे है किसका, महाराष्ट्र का। अगर हम इसके साथ एक दो चीज़ों की और बात करें तो याद है आपको टडोबा, चंदोली, इसके बाद चंदेली, उसके बाद है आपके पास संजय गांधी और नवेगांव। ये कौन से आते हैं, नेशनल पार्क है कहाँ के, महाराष्ट्र के। ठीक है, चलिए। तो कहता है यहाँ पे बिरहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। तो कभी बेस्ट की फुल फॉर्म आ सकती है, क्या नाम है इसका, बिरहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। ठीक है, इसका नाम है। तो कहता है द बस विल रन बिटवीन बांद्रा से कुर्ला कॉम्प्लेक्स एंड द कुर्ला बस डिपोट आफ्टर ऑल क्लियरेंस हैव बीन ग्रांटेड। ठीक है, तो ये थी डबल डेकर की। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो इसमें भी इमरजेंसी एग्जिट वैसे ही बनाए गए हैं जैसे नॉर्मल बसेज में होते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादा खड़े होने की जगह नहीं है, प्रॉपर तरीके से खड़े होने की जगह कम है, प्रॉपर उतनी ही सीटें दी गई हैं जिसमें बैठ पाए, बहुत कम जगह है खड़े होने के लिए। साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों तरफ जो है वो, यहाँ पे ड्राइवर वाली सीट पे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो भी ऊपर एक्टिविटी हो रही होगी उसकी इंफॉर्मेशन भी नीचे ड्राइवर के पास रहेगी इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। ठीक है, चलिए हो गया। अगला आता है न्यू साइप्रस प्रेसिडेंट। अब यहां पर आते हैं साइप्रस के एक नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। जितनी भी अपॉइंटमेंट हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। कहता है निकोस
क्रिस्टोडोलिडिस हैज बीन इलेक्टेड एज 8th प्रेसिडेंट। कौन से नंबर के बने हैं अभी? 8th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। किसे हराया है इन्होंने? तो एंड्रियास मैवरोनिस को इन्होंने यहाँ पर हराया है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। निकोस साइप्रस है ना, आप इसे ऐसे कैसे याद रख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा उसको सोच के बताती हूँ। साइप्रस, जैसे कि साइप्रस, अब कैसा नाम लग रहा है आपको? साइप्रस ऐसा नाम लग रहा है जिसमें सिरप सुरप है ना, गले की दवाई वाला है, तो आप याद रखो इसको यहाँ पे सिरप नहीं लिया, नहीं से याद रख सकते हो। ठीक है, सिरप नहीं लिया तो फिर पिटाई पड़ेगी आपकी। ठीक है, तो सिरप से याद रखो यहाँ पे सिरप निकोस। ठीक है, सिरप निकोस। ही विल सक्सीडेड निकोस एनास्तासियादास, अब जो भी इसका नाम है आप पढ़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, साइप्रस की कैपिटल है निकोशिया और करेंसी चलती है यहाँ पे यूरो। करेंसी क्या चलती है यहाँ पे? यूरो। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे आता है ICAI न्यू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। अब एक तो हमारे पास है ICAR है ना, हमें ये याद रहेगा, पर यहाँ पे ICAI की बात हुई है। ठीक है, देखते हैं। कहता है ICAI है क्या, पहले समझते हैं। कहता है यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आप सबको पता है CA की क्या वैल्यू है हमारी कंट्री में। ठीक है, कहता है यहाँ पे द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने इलेक्ट करा है CA अनिकेत तलाती और एज अ प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट बने हैं, और CA रंजीत कुमार अग्रवाल ये क्या बने हैं? एंड वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर बने हैं। कब के लिए बने हैं? तो 2023 और 2024 के लिए बनते हैं। तो ये रे अनिकेत और ये रे रंजीत। ठीक है, आपको याद रखना, रंजीत कौन बने हैं? वाइस प्रेसिडेंट, और अनिकेत कौन बने हैं यहाँ पे? प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें तो ये कैसी बॉडी है हमारे पास? स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि जिसको स्टैब्लिश किया गया है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा जिसे लाया गया था। अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये कब आया था? ये एक्ट 1949 को, और 1 जुलाई 1949 को इसको यहाँ पर क्रिएट किया गया। अगर हम ICAI के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? कॉर्पोरेट अफेयर्स। किसके अंदर काम करता है ये काम करता है कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ICAI का, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली। इसका जो है वो कैपिटल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कैपिटल नहीं सॉरी, इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिफ्थ फीफा क्लब वर्ल्ड कप, सॉरी हाँ, 5th फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके बारे में। ठीक है, देखिए कहता है रियल मैड्रिड। तो आपको पता ही है कि फुटबॉल का नाम है, मतलब फुटबॉल एक वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है रियल मैड्रिड। वाज वॉन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप फॉर द 5th टाइम आफ्टर बीटिंग सऊदी अरेबियाज अल हिलाल। तो अल हिलाल कहाँ की होगी? फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन या फुटबॉल क्लब। तो आपको याद रखना ये फुटबॉल क्लब कहाँ का हो गया? अल हिलाल, सऊदी अरेबिया का। और मैड्रिड वाला किसका है? तो मैड्रिड का ही है। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे कि किसने किसको हराया? तो रियल मैड्रिड जीत गया है। किसे हराने के बाद? सऊदी अरेबिया के अल हिलाल को हराने के बाद। और कहां पर? रबात, मोरक्को से। अगर आपको याद हो तो मोरक्को से एक अपने पास ट्रेवलर आया था जिसका नाम क्या था? इब्न बतूता। क्या नाम था जिसका? इब्न बतूता। और इब्न बतूता किसके दरबार में रहा था 8 साल? तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल राजा भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल राजा भी कहा जाता है। अब कहता है ये हुआ कहां पर है? तो ये मोरक्को के इब्न बतूता स्टेडियम इन टैंजियर एंड द प्रिंस मौले अब्दुल्ला स्टेडियम इन रबात में हुआ है। अब इसका नेशनल सॉन्ग, सॉरी इसका ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या था? वेलकम टू मोरक्को। क्या था इसका वेलकम और थीम सॉन्ग? वेलकम टू मोरक्को। द बेस्ट प्लेयर अवार्ड एंड एडिडास गोल्डन वॉल किसको, कौन जीता है यहाँ पे? विनीशियस जूनियर ऑफ रियल मैड्रिड। ब्राजीलियन फुटबॉल प्लेयर जिनका नाम है पेड्रो की अगर हम बात करें तो ये टॉप गोल स्कोरर रहे हैं यहाँ पे टूर्नामेंट विद 4 गोल्स। तो कितने गोल करे इन्होंने यहाँ पे? 4 गोल। आपको याद रखना है। अब ये नाम बहुत बड़ा है, पेड्रो से याद रखो। ठीक है, इसको चलिए आगे। अगला आता है रेडियो डे कब मनाते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं रेडियो डे। कहता है द यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड रेडियो डे एनुअली ऑब्जर्व करा था। कब? 13th of February। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके? रेडियो को एक इंपॉर्टेंट
पार्ट की तरह ट्रीट किया जा सके फॉर मेंटेनेंस एंड ट्रांजिशन टू पीस के लिए, ठीक है, मेंटेनेंस एंड ट्रांजिशन टू पीस के लिए। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, आज से कोई थोड़े सालों के लिए पीछे जाएं, तो हम सबको बताएं कि रेडियो का क्या रोल था हमारे लिए। हमने अपने दादा दादी के पास, ठीक है, सबके पास रेडियो देखे हैं, रेडियो का बहुत ट्रेंड था उस समय पे, ठीक है। आज भी लोग सुनते हैं रेडियो, बट अब हमारे पास ये स्मार्टफोन्स आ गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिन्होंने पुरानी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे रेडियो डे की थीम भी प्रॉपर यही रखी गई है कि रेडियो और शांति। यूनेस्को के बारे में मैंने आपको बताया था, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने 36th सेशन में रेजोल्यूशन लिया और प्रोक्लेम करा कि हर साल क्या मनाया जाएगा, वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाएगा। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ऑड्रे एजोले, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, पेरिस फ्रांस में, और स्टैब्लिश कब किया गया था, 1945 में। चलिए, ये तो आपके पास हो गया अभी फैक्चुअल डाटा जो आपको पढ़ना ही पढ़ना, याद ही करना है। बट अब मुझे ये बताइए कि क्विट इंडिया मूवमेंट में जब क्या चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो हम कहते हैं कि रेडियो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वहाँ पे रेडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले यूज़ हुआ है वहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से। अब वो यूज़ करने वाली विमेन का नाम आप मुझे बताएंगे, ठीक है, आप मुझे बताएंगे क्या वो उषा मेहता है, क्या वो कोई और है, मुझे नहीं पता। आप मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड रेडियो डे, सॉरी रेडियो डे तो हो गया इंपॉर्टेंट, पर रेडियो का यूज़ भारत की आज़ादी के लिए भी किया गया था, किस मोमेंट के दौरान, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो आप मुझे बताएंगे कि ये कब और किस वुमेन ने इसको यूज करा था, ठीक है। कहीं उषा मेहता ही तो नहीं है, शायद मैं गलत बोल रही हूँ, आप सही हो, चेक करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे आता है अगला वाला, अगला आता है नेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। अब आप सबको पता है कि वुमेन्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंडिया में। कहता है नेशनल वुमेन्स डे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है कब, 13th, ठीक है, 13th ऑफ फरवरी को। किसकी एज अ बर्थ एनिवर्सरी, सरोजिनी नायडू, जिनको क्या कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस ने ये ऑब्जर्व करा है कि हर साल, सॉरी अगर हम बात करें जो ये नेशनल वुमेन्स डे है, ये तो सरोजिनी नायडू जी के ऊपर है, पर एक वर्ल्ड कौन सा आता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी आता है। वो कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए नेशनल वुमेन्स डे तो 13th फेब, और अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल तो 8 मार्च को ये आता है, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू एक पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट थी, पोएट भी थी बहुत अच्छी, इसीलिए उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फ्रीडम फाइटर भी थी और पहली वुमेन थी, पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने किसे हेड करा था, कांग्रेस के सेशन को हेड करा था। कौन सा वाला, 1925 का, जो कि कहां पर हुआ था, कानपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था, 1925 में कानपुर में हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना है इसके बारे में भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे, तो कहता है ये जो है वो फर्स्ट गवर्नर भी थी, आप सबको पता होगा, ये फर्स्ट गवर्नर भी थी कहाँ की, उत्तर प्रदेश की, और उस समय पे उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंसेस भी कहा जाता था, ठीक है। और ये इस पोजीशन पे कब तक रही, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई, 1949 तक, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे पार्टिसिपेट करा, अगर आप देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस हो गया, हर जगह पे बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करा है किसने, सरोजिनी नायडू जी ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है फर्स्ट G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है। देखिए भाई, इस पूरी की पूरी न्यूज़ का जो थीम है वो ये है कि जो मराइन प्लास्टिक लिटर है भाई, इसे बंद किया जाए। अगर मैं और आप देखें तो मैं और आप आम जिंदगी में पता नहीं कितना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं, कितना ज़्यादा प्लास्टिक हम निगल लेते हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा प्लास्टिक हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे निगल लेते हैं, ये हम सबको पता है। और अगर हम बात करें, ये पॉल्यूशन इतना गहरा है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर हम देखें तो इसको, अगर आपने एक वो देखा होगा, अगर आप वीडियोस देखते हैं इंस्टा पे, तो वहाँ पे एक वीडियो थी कि जो वो कछुए के जो नाक होती है, वहाँ पर पूरा का पूरा प्लास्टिक फंस गया था, और जिस तरीके से उस प्लास्टिक को निकाला जा रहा था और वो तड़प रहा था, वो बहुत दर्दनाक था, ठीक है। तो आप समझिए कि हमने किस तरीके से प्लास्टिक को यूज करके मेराइन लाइफ को क्या कर दिया है, खतरे में डाल दिया है, ठीक है। चलिए, तो कहता है पहली G20 एनवायरमेंट और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप कहां पर हुआ है, बेंगलुरु कर्नाटका में, याद रखना है आपको। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा भी था कि कुर्ग कर्नाटका में कॉफी रिसर्च सेंटर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कहता है इसे किस मिनिस्ट्री ने हेड करा है, तो अगर हम बात करें MOEFCC मतलब मिनिस्ट्री ऑफ
एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इसमें मेराइन प्लास्टिक, इसके बारे में सबसे ज्यादा बात की गई है और किसके साथ कोलैबोरेट होकर हमने ये बात करी है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे विद जापान, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगली हम बात करते हैं 6th SCO, सबको पता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट्स के जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट के जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है कहां पर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ये मीटिंग कब हुई थी, इस मीटिंग को हेड किसने करा है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये कौन है इंडिया के इस समय पे, तो ये इंडिया के इस समय पे कैग हैं। कौन है ये, कैग हैं। और ये इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कहाँ के, 2 यूटीज के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। कौन थे ये, अपने पास कौन थे ये, हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। अगर हम बात करें कैग की, तो कैग का कौन सा आर्टिकल डील करता है भाई, तो 148 डील करता है। किससे, कैग से डील करता है। कैग को ही पब्लिक पर्स का गार्जियन कहा जाता है, इन्हें ही गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। किसको, इनको क्या कहा जाता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे आप इनके बारे में भी, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें तो इनके बारे में हमें 3rd शेड्यूल में भी पता चलता है कि इनकी ओथ कैसी रहेगी, इनकी अफर्मेशंस कैसी रहेंगी। एंड ही वॉज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कैग को कौन अपॉइंट करता है इंडिया में, तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट साहब इसे अपॉइंट करते हैं। तो कहता है थीम क्या थी यहाँ पे, तो इंटीग्रेटिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिट, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई है। मैं और आप जब हम आईफोन जो आईफोन यूज करते हैं उनको पता होगा, जब हम सिरी बोलते हैं, ठीक है, तो सिरी एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो हुआ। मतलब हमने अपने जैसा ऐसा कुछ क्रिएट करा जो हमारी बातों को सुनकर हमें क्या दे रहा है, जवाब दे रहा है, ठीक है। जवाब दे रहा है बोलने का मतलब है हम जो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हे सिरी फलाना फलाना ढूंढो, तो वो फलाना फलाना ढूंढ दे रही है हमें, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसी आपने अगर आप देखते हैं एलेक्सा हो गई, गूगल असिस्टेंस हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इको की बात करते हैं, इको अमेजॉन का एक ऐसा आर्टिफिशियल एक प्रोडक्ट ऐसा, वो आपको बुक्स भी रीड करके सुना सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और साइबर सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है। अगर हम बात करें तो जैसे आपने रोबोट मूवी देखी होगी, है ना, रोबोट में आपने देखा होगा कि वो चिट्टी था ना, चिट्टी जो था, तो वो भी तो एक तरीके से एआई हुआ ना, क्योंकि उसको भी एज अ ह्यूमन ही बनाया गया था, ठीक है। चलिए कहता है यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू ने 2 MOUs को साइन कर रखा है, किसके साथ, यहाँ पे किन साइज के साथ करा है, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान के साथ। किसका कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज को बढ़ाने के लिए, किसमें, इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। और कैग जो होते हैं वो सेंटर और स्टेट सबके कॉमन होते हैं, याद रखना है आपने, ठीक है। तो कैग कभी भी आपको स्टेट का नहीं मिलेगा, एक ही व्यक्ति कैग होता है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर और स्टेट का। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बीजिंग चाइना में है। और अगर हम बात करें कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 15 जून 2001 को। और इसके सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है, जैंग मिंग। कौन है यहाँ पे, जैंग मिंग, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोइंग लॉन्चेस इट्स फर्स्ट ग्लोबल सपोर्ट सेंटर इन इंडिया। अब ये बहुत नॉर्मल सी न्यूज़ है, आपको याद रखना है। बोइंग मैंने आपको शुरू में भी बताया कि यूएसए की एयरबेस कंपनी है ये, एरोस्पेस कंपनी है ये, और इसने अपना ग्लोबल सपोर्ट सेंटर खोला है कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा में। अगर हम बात करें तो ये किस किस चीज़ के बारे में बात करेगी, तो ये नॉलेज को ट्रांसफर करेगी, सेफ्टी, एफिशिएंसी, एयरलाइन पार्टनर्स इन इंडिया, इनके बारे में बात करेगी। प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है बोइंग कंपनी के, तो आपको याद रखना है डेविड एल कलहौन। कौन है यहाँ पे, डेविड एल कलहौन, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अब ये न्यूज़ फिर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर हम इसके बारे में बात करें तो। क्या लिखा गया है, इंडिया का पहला सॉलिड वेस्ट से क्या बनाने की तैयारी की जा रही है, सॉलिड वेस्ट से क्या बनाने की तैयारी की जा रही है, हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया जाएगा कहाँ पे, पुणे में, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए भाई, अगर हम सॉलिड वेस्ट की बात करें तो सॉलिड वेस्ट वो सारा वेस्ट है, देखो 3 तरीके से वेस्ट होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, है ना। सॉलिड वो है जो
हमने फेंक दिया, हमने डायरेक्टली फेंक दिया, फॉर एग्जांपल मैं इस रिमोट को फेंक दूं, इस पेन को फेंक दिया, तो जो भी आप सॉलिड फॉर्म में फेंकेंगे दैट इज सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पार्टनर करा है किसके साथ, ग्रीन बिलियंस लिमिटेड, टू सेट अप इंडिया का पहला सॉलिड वेस्ट से हाइड्रोजन प्लांट इन हदापसर इंडस्ट्रियल एस्टेट इन पुणे महाराष्ट्र। और इसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 350 करोड़ का होगा। कितना होगा, 350 करोड़ का। अब यहां पर आपको याद रखना है कि इसके लिए दो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मदद करेंगी। एक कौन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि कहां पर है, बेंगलुरु कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। भाभा की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कहां मिलता है हमें, ट्रॉम्बे कहां पर आता है, मुंबई में ही आता है, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके फाउंडर कौन थे, अगर आप सभी को पता हो तो होमी जहांगीर बाबा कौन थे इसके फाउंडर, होमी जहांगीर, ठीक है, जहांगीर भाभा, ठीक है। और अगर आपको पता हो तो इस पूरे इसको मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को बार्क भी कहा जाता है, बार्क कहते हैं इसको हम कलेक्टिवली, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर बहुत क्लियर रखना है। कब बना था ये, तो 1954 में, अगर हम बात करें एग्जैक्ट डेट तो 3 जनवरी 1954 को ये बना था। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ट्रॉम्बे कहाँ पर आता है, मुंबई में हमें देखने को मिलता है। इंडिया का ये पहला अटेम्प्ट होगा कि जिसमें क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन को निकाला जाएगा, किससे, वेस्ट से। जो ये एंटायर प्लांट है इसे कंप्लीट किया जाएगा नवंबर 2024 तक। इसका फर्स्ट 10 टन रिएक्टर इंस्टॉल किया जाएगा नवंबर 2023 में। अगर हम बात करें तो द रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल फ्रॉम द वेस्ट विल बी यूज्ड टू जनरेट हाइड्रोजन यूजिंग प्लाज्मा एंड गैसिफिकेशन, क्या बोला गया आगे, टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा, देखो अगर हम इसके बारे में बात करें, आरडीएफ के बारे में अगर हम बात करें, हमने आरडीएक्स तो बहुत सुना है पर अब हम आरडीएफ के बारे में बात करते हैं। आरडीएफ की अगर हम बात करें तो ये वो वेस्ट है, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे आरडीएफ आने वाले टाइम पर फ्यूल की जगह यूज किया जा सकता है। मतलब ये फ्यूल की तरह ही स्टिक बनाई जाती हैं और ये स्टिक किसके इंस्टेड यूज की जाएंगी, जो हम फ्यूल यूज करते हैं उसके कंपैरेटिव, ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। और ये आरडीएफ बनती किससे, इस वेस्ट से। तो एक स्टिक जैसी बनाएंगे पहले इस वेस्ट से, ठीक है, फिर उसके साथ ही सारी चीजें की जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हमारे पास अब इंटरनेशनल, अच्छा पुणे महाराष्ट्र के बारे में आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। महाराष्ट्र से एक प्रोमिनेंट लीडर हमारे पास थे जिनका नाम क्या था, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को ही अगर हम बात करें, इनके बारे में बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया भी कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा कहीं पे, इन्हें फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया भी कहा जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, अपने बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। कहता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 2023 कब ऑब्जर्व किया गया, 15 फरवरी को ऑब्जर्व किया गया। देखते हैं कैसे। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे बच्चों में होने वाले कैंसर और बच्चों और एडोलेसेंट को इस चीज़ के बारे में बताने के लिए, या फिर जो सर्वाइवर है, जो अभी भुगत रहे हैं इससे, उनको और उनकी फैमिलीज के लिए दिन मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू देयर हैंड्स, द इंटरनेशनल अवेयरनेस सिंबल फॉर चाइल्डहुड कैंसर। ये कैसा था, गोल्डन रिबन था। तो आप यहाँ पे देखिए गोल्डन रिबन दिख रहा है आपको, इस गोल्डन रिबन का यूज किया गया। और थीम क्या है, थ्रू देयर हैंड्स, बेटर सर्वाइवल कैसे, थ्रू देयर हैंड्स। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका ग्लोबल कैंपेन एस्टैब्लिश किया गया था कब, 2002 में। किस चीज़ के लिए, ग्लोबल नेटवर्क है, इसकी 183 पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि क्या बात करते हैं इसके बारे में, द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर एसोसिएशन, चाइल्डहुड कैंसर सपोर्ट ग्रुप, कैंसर सोसाइटीज, इनके बारे में बात करती है। आपने इमरान हाशमी के बेटे के बारे में भी सुना होगा, है ना, सोनाली बेंद्रे हो गए। खैर सोनाली बेंद्रे तो बड़ी है, बट अगर हम बात करें ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर हम WHO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जिनीविया, स्विट्जरलैंड में। और कब स्टैब्लिश हुआ था, 1948 में। कब हुआ था ये, 1948 में, ठीक है। चलिए ये होगी अपने पास एक और न्यूज। अब हम आते हैं अगली वाली पे। कहता है न्यू AI मतलब हो गया यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग
चैटबॉट बनाने जा रहा है। कौन? आधार मित्र बाय UIDAI। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, UIDAI की अगर हम बात करें तो ये क्या बनाने जा रहा है कुछ दिनों में किस चीज़ की मतलब बात यहाँ पर होने वाली है, AIML की बात होने वाली है, AIML की बात होने वाली है। अब AI तो मैंने अभी आपको बताया कि अब हमारे जैसे काम करने वाली एक मशीन को लेकर आना। तो कहता है यहाँ पे कि यहाँ पे इस तरीके से एक चैटबॉट बनाया जाएगा जिसका काम क्या होगा, मान लो कि मुझे और आपको आधार से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, या फिर हमें कोई गड़बड़ हो गई है मान लो, ठीक है, आधार से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो हम इस चैटबॉट से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। नहीं तो पहले हमें जाना पड़ता ना सुविधा केंद्र, जन सुविधा केंद्र जाते हैं हम, वहाँ पे देखा कैसे सरकारी वाले बैठे होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें ना करते हुए हमें यहाँ पर चैटबॉट से सुविधाएं थोड़ी सी मिल सकती हैं। कहता है कंज्यूमर कैन कनेक्ट टू आधार मित्र चैटबॉट, कैसे करके, स्कैनिंग QR कोड से, और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, UIDAI। अगर हम UIDAI की बात करें तो यूनिफाइड, अगर हम बात करें इसकी तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है इसका फुल फॉर्म, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका गठन किया गया था 28 जनवरी 2009 को। ठीक है, कितने डिजिट होते हैं हमारे आधार कार्ड में, तो आपको याद रखने कितने होते हैं, 12 यहाँ पर देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आधार मित्र करके बनाया जाएगा। अगली न्यूज कहता है फर्स्ट एग्रीकल्चर डिप्यूटीज की मीटिंग हुई है। अब समझिएगा यहाँ पे डिप्यूटीज मिले हैं, बाकी कोई नहीं मिल रहा है, डिप्यूटीज मिल रहे हैं, ऑफ AWG अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो कहता है पहली फर्स्ट एग्रीकल्चर डिप्यूटीज की मीटिंग हुई है, किसके अंदर, फिर से कौन सा टैग है, G20 के ही अंदर, जिसका वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम चल रहा है। और ये कहाँ पर हुई है, इंदौर मध्य प्रदेश में। और अगर हम बात करें सेकंड और थर्ड एग्रीकल्चर डिप्यूटीज कहां पर होंगी, मार्च 2023 में चंडीगढ़ में, और कहां पर होंगी, जून 2023 हैदराबाद तेलंगाना में। ये जो मीटिंग है इसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट चीफ मिलेंगे, और अगर हम बात करें जो मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट विल बी हेल्ड इन अप्रैल 2023 वाराणसी। अभी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गई कि पहली मीटिंग कहां पर हुई है, तो आपको रखना है इंदौर में, सेकेंड और थर्ड कहां होने जा रही है, तो आपको याद रखना है कहां पर, ये कहां पर होने वाली है, ये होगी आपके पास चंडीगढ़ और हैदराबाद में। ये तो डिप्यूटीज की मीटिंग हो गई, पर अगर चीफ की बात की जाए तो वो कहां पर होने वाली है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये थी आपके पास लास्ट न्यूज, जहां पे आपके पास सारी की सारी चीजें कवर हो जाती हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा चीजों को लेकर। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।